हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल फार्मासाइन में। तो जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बात किया था मेडिसिनल केमिस्ट्री फर्स्ट के सॉल्यूशन के बारे में, जो 2019-20 का पेपर था। तो उसमें हम लोग ने सेक्शन ए के बारे में देखा था। तो उसमें हमने लगभग सभी क्वेश्चन को सॉल्व किया था सेक्शन ए में। आज इस वीडियो में हम लोग बेसिकली सेक्शन बी और सेक्शन सी के बारे में सॉल्व करेंगे। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं कि जो पेपर 2019-20 का पेपर है, केटीयू का पेपर है, तो सेक्शन ए तो हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, जिसका वीडियो हमारे चैनल पे अपलोडेड है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। आज हम लोग देखेंगे सेक्शन बी के बारे में, जिसमें जो पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट आइसोटेरिज्म एंड बायोइसोटेरिज्म विद सुटेबल एग्जाम्पल। इसमें और भी क्वेश्चन देख लेते हैं कैसे किस प्रकार के क्वेश्चन हैं। 10 नंबर में और जो क्वेश्चन है, डिस्कस द सार बीटा ब्लॉकर एंड राइट द मोड ऑफ एक्शन सिंथेसिस ऑफ propranolol and write the chemical structure, mode of action, synthesis and use of carbacolol and procyclidine। और इसमें 7 नंबर में जो क्वेश्चन है, जैसे सार ऑफ बार्बिचुरेट्स विद सुटेबल एग्जांपल, क्लासिफाई एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट, डिस्कस द केमिकल स्ट्रक्चर, मोड ऑफ एक्शन एंड सिंथेसिस ऑफ आइबोप्रोफेन, डिस्क्राइब जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन द रिलेशन टू अफेक्ट बायोलॉजिकल एक्टिविटी, डिस्कस इन डिटेल अबाउट इनडायरेक्ट एक्टिंग सिम्पैथोमिमेटिक एजेंट एंड क्लासिफाई एंटीकॉन्वल्सेंट ड्रग and explain SAR of succinimide, write the mechanism of action and synthesis of ethosuximide and discuss the SAR of morphine analog, write the mechanism of action and synthesis of fentanyl and जो लास्ट क्वेश्चन है, write a short note on डिसोसिएटिव एनेस्थेटिक्स। तो जैसे कि आप इसमें देख पा रहे हैं कि 5 से 6 क्वेश्चन में इसमें सार पूछा गया है, स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप पूछा गया है। तो ये जो सार है इसमें मेडिसिनल केमिस्ट्री में, मेडिकल केमिस्ट्री में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसमें हम बेसिकली जो है सार के बारे में बहुत ही ईजी नोट्स हम बनाए हैं। इसमें इसका जो आंसर है बहुत ईजी वे में लिखा गया है, जिसको आप सिस्टमिक वे में पढ़ते हुए आप याद कर सकते हैं आसानी से। तो चलिए बिना किसी की देरी शुरू करते हैं और बने रहिए हमारे साथ, वीडियो को लास्ट तक देखिए, पूरा देखिए, जिससे कि आपको आसानी से समझ में आ जाए और आप उसे एग्जाम में आसानी से लिख सके। तो इसमें जो सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट आइसोटेरिज्म एंड बायोइसोटेरिज्म विद सुटेबल एग्जांपल। तो इसको देखते हैं क्या है। तो इसमें जो पहले इसमें देखते हैं सबसे पहले बायोइसोटेरिज्म क्या होता है, इसको देख लेते हैं। इन मेडिसिनल केमिस्ट्री, बायोइसोटेरिज्म आर ग्रुप ऑफ chemical substance which have similar physical और chemical property with similar biological activity, मतलब जिसकी जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम हो, उसके बायोलॉजिकल एक्टिविटी भी सेम हो, सेम क्या कहते हैं, बायोइसोटेरिज्म कहते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, जैसे CO2 और NO2 हो गया, CO और N2 हो गया, तो इसका एग्जाम्पल हो गया। तो इसमें क्या है, फ्रीडम से आते हुए उन्होंने क्या प्रपोज किया कि डेफिनेशन बायोइसोटेरिज्म की डेफिनेशन प्रपोज की। तो उनके अनुसार क्या होता है, द फिनोमिना बाय विच कंपाउंड यूजुअली फिट विद सिमिलर फंक्शनल ग्रुप आइसोटोप्स एंड possess the same type of biological action, replacement में increases। इस पे क्या है कि और भी बढ़ा सकते हैं, जैसे रिप्लेसमेंट पे इंक्रीजेज बायोलॉजिकल एक्टिविटी और समटाइम डिक्रीजेज बायोलॉजिकल एक्टिविटी। तो जो हमारे फ्रीडम सामने उन्होंने क्या प्रपोज किया था, बायोइसोटेरिज्म की डेफिनेशन जो प्रपोज की थी, उनके अकॉर्डिंग क्या होता है बायोइसोटेरिज्म की जो कंपाउंड, ऐसे कंपाउंड जो फिट हो जाते हैं अपने सिमिलर फंक्शनल ग्रुप के साथ, उनके आइसोटेयर के साथ, तो उन्हें और जो सेम टाइप के बायोलॉजिकल एक्शन शो करते हैं उन्हें बायोइसोटेरिज्म कहते हैं। तो इसमें क्या है कि जो कभी कभी जो होता है रिप्लेसमेंट होता है तो इंक्रीज करता है बायोलॉजिकल एक्टिविटी को और कभी कभी डिक्रीज कर देता है। तो इसमें तो बेसिकली 2 प्रकार के बायोइसोटेरिज्म होते हैं, सबसे पहले जो क्लासिकल और दूसरा है नॉन क्लासिकल। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं क्लासिकल बायोइसोटेरिज्म क्या होता है। इट इज सिमिलर शेप एंड कॉन्फ़िगरेशन, सेम बैलेंस इलेक्ट्रॉन सिस्टम। इसमें क्या होता है कि शेप और कॉन्फ़िगरेशन जो है तो सेम होता है। व्हेन बायोइसोटेर्स इन एक्सचेंज इन अदर इट गिव्स सिमिलर बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स, जब इसमें एक दूसरे में कन्वर्ट होती है तो इसका जो बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स होता है सेम होता है। जैसे इसमें कई प्रकार के होते हैं, जैसे मोनोवैलेंट हो गया, डाइवैलेंट हो गया, ट्राइवैलेंट हो गया, रिंग फॉर्मेशन हो गया। अगला जो इसका टाइप्स है बायोइसोटेरिज्म का है नॉन क्लासिकल। नॉन क्लासिकल में क्या होता है, they do not have same shape and electron configuration but they have same property। इनके पास क्या होता है कि इसकी जो शेप होता है वो सेम नहीं होता है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम नहीं होता है, बस उसका जो प्रॉपर्टी होता है वो सेम होता है और वो बायोलॉजिकल एक्शन जो है सेम होता है। जैसे आइसोप्रोटेनॉल हो गया और सोटेरेनॉल हो गया। तो इसका क्या है कि जो बायोलॉजिकल इफेक्ट है सेम है। कहाँ पे यूज़ किया जाता है, ये ब्रोंकोडाइलेशन में, इन द केस ऑफ अस्थमा इसका यूज़ किया जाता है। ये हाईली एक्टिव ब्रोंकोडाइलेटर एजेंट होते हैं। तो इसका जो केमिकल जो इसका शेप हो गया वो सेम नहीं है और जो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो भी सेम नहीं है, लेकिन इसका जो है बायोलॉजिकल इफेक्ट वो है सेम है, तो इसको नॉन क्लासिकल बायोइसोटेरिज्म कह सकते हैं। इसका इंपॉर्टेंस देख लेते हैं। इंपॉर्टेंस क्या है इसका कि बायोलॉजिकल आइसोटर्स
आइसोटेरिज्म आर ब्रॉडली यूज इन द फार्मास्यूटिकल साइंस, इट इज यूज इन रिड्यूस टॉक्सिसिटी। टॉक्सिसिटी को कम करने के लिए इसका यूज किया जाता है और उसके बायो अवेलेबिलिटी को चेंज करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। और ये और कहाँ यूज हो सकता है, इसे ड्रग डिजाइन में यूज हो सकता है और अदर बायोलॉजिकल एक्टिविटी को इन्हांस करने में इसका यूज किया जाता है। अगला देखते हैं आइसो, तो हमने देख लिया यहाँ पे बायोटेरिज्म क्या है। अब इसमें देखते हैं आइसोटेरिज्म क्या है। तो आइसोटेरिज्म होता है सेम नंबर ऑफ सम टाइप ऑफ एटम बट डिफरेंट प्रॉपर्टीज, मतलब उनके एटम्स जो होते हैं सेम होते हैं, उसका प्रॉपर्टीज डिफर करती है, उसे क्या कहते हैं, आइसोमेरिज्म कहते हैं। तो दो प्रकार के होते हैं, ऑप्टिकल एंड जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या है, दोज मॉलिक्यूल विच हैव सेम मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, फॉर्मूला एंड प्रॉपर्टी बट दे डिफर इन दिस बिहेवियर टुवर्ड्स लाइट्स। मतलब क्या होता है कि ऐसे मॉलिक्यूल जिसपे जिनका जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है सेम है, उसका फॉर्मूला सेम है, लेकिन उनका जो जब वो लाइट के सामने आते हैं तो उनका बिहेवियर जो होता है चेंज हो जाता है, उसे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कहते हैं। दोज मॉलिक्यूल which rotate plane polarized is known as the optically active compound. They contain chiral carbon for different groups and atoms. मतलब जो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर देते हैं उन्हें हम क्या कह सकते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स कहते हैं। तो इसमें जो है दो प्रकार के हो सकते हैं, डेक्स्ट्रो एंड लीवो। और अगर वो ड्रग जो है रोटेट करता है लाइट को कैसे, क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो लीवो रोटेटरी हो जाएगा। इसका रोल क्या है बायोलॉजिकल सिस्टम में, तो वेरियस एग्जांपल ड्रग आर बोथ एन आइसोमर हैव डिफरेंट बायोलॉजिकल एक्टिविटी, जैसे लीवो एड्रीनेलिन इज मोर एक्टिव देन डेक्स्ट्रो एड्रीनेलिन इन सेम एरियाज। तो इसका जो है रोल हो गया बायोलॉजिकल सिस्टम में। तो इसको हम और भी लिख सकते हैं इसमें, जैसे इसका डी प्रॉपर्टी दिखा सकते हैं और रियल प्रॉपर्टी दिखा सकते हैं। तो ये हमारा हो गया यहाँ पर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। इसमें अगला जो है जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, उसको देखते हैं। तो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या है, इट आल्सो नोन एज द सिस एंड ट्रांस आइसोमेरिज्म। दोज मॉलिक्यूल विच हैव सेम नंबर एंड टाइप्स ऑफ एटम एंड बॉन्ड बट विच हैव डिफरेंट पोजीशन अरेंजमेंट ऑफ द एटम। मतलब क्या होता है कि इसमें सिस और ट्रांस आइसोमेरिज्म को कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जब नंबर ऑफ एटम जो है सेम होते हैं, बस उनका अरेंजमेंट अलग अलग होता है। जैसे यहाँ पे 2 कार्बन है, यहाँ पे भी 2 कार्बन है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, बट CH3 यहाँ सेम साइज में या डिफरेंट साइज में है। तो इसमें क्या कहते हैं, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कहते हैं। इसका क्या रोल होता है बायोलॉजिकल सिस्टम में, इट अफेक्ट द बायोलॉजिकल एक्शन ऑफ ड्रग मॉलिक्यूल, इट इज ड्यू टू डिफरेंट इन इनर एटॉमिक ग्रुप बिटवीन द ग्रुप रिक्वायर्ड फॉर एक्टिविटी। इसका एग्जांपल हो गया सिस्लापिन हो गया ड्रग, इसको एंटी कैंसर ग्रुप में इसका यूज करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन जो है सेक्शन बी का यहाँ पे समाप्त होता है, डिटेल आइसोटेरिज्म एंड बायो आइसोटेरिज्म उसका एग्जांपल के साथ। तो इसका अगला क्वेश्चन जो देखते हैं, अगला क्वेश्चन इसमें देख लेते हैं कि डिस्कस द सार बीटा ब्लॉकर एंड राइट द मोड ऑफ एक्शन सिंथेसिस ऑफ प्रोपेनोलोल। तो इसको देख लेते हैं, बीटा ब्लॉकर का सार देखते हैं और उसका सिंथेसिस और मोड ऑफ एक्शन प्रोपेनोलोल का देखते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं सार ऑफ बीटा एड्रेजेनिक ब्लॉकर या बीटा एड्रेजेनिक एंटागोनिस्ट का सार इसमें देखते हैं। तो इसमें सार का मतलब क्या होता है, स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप। तो स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप ऑफ बीटा ब्लॉकर्स इज बेस्ड ऑन द एड्रेजेनिक एगोनिस्ट बिकॉज बीटा ब्लॉकर हैव स्ट्रक्चरल सिमिलरिटीज एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट। मतलब एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट के सिमिलर इसका स्ट्रक्चर होता है, तो इसी पे बेस्ड होता है। द बेसिक मॉडिफिकेशन इन द स्ट्रक्चर ऑफ एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट टू एक्सर्ट बीटा एंटागोनिस्ट एक्टिविटी एज फॉलोज। तो इसको हम किस प्रकार से इसका सार देख सकते हैं, स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप। तो ये हमारा जो है बेसिक स्ट्रक्चर है किसका, बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर का, जिसे हम कहते हैं बीटा एंटागोनिस्ट का। तो ये जो सार है बहुत इजी लैंग्वेज में स्टेप बाय स्टेप लिखा गया है। अगर आप इसको एक बार आराम से पढ़ते हैं, वीडियो देख लेते हैं तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं सार में स्ट्रक्चर बनाते हैं उस ड्रग का या उस जिस भी काम में सार लिखना होता है, तो इसमें बीटा एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट का सार लिखना है। तो इसका पहले हम स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि एक एरोमेटिक रिंग पाई जाती है, उसमें कार्बन चेन लगा होता है, इसमें एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड होता है और अमीनो ग्रुप होता है। तो ये हमारा हो गया स्ट्रक्चर। अब इसमें हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं। अगर इसमें OH हटाएंगे, इसका जगह पर दूसरा ग्रुप लगाएंगे तो उसका क्या इफेक्ट होगा, अमीन ग्रुप में R1 R2 की जगह दूसरा ग्रुप लगाएंगे तो उसका क्या इफेक्ट होगा। यही सब हमें इसमें ग्रुप लगा के जोड़ के हटा के इसमें देखना रहता है कि इसके ड्रग के एक्शन पे क्या इफेक्ट पड़ता है। वही हमारा हो गया सार। तो इसमें सबसे पहले हम लिखते हैं कि जो जो इसेंशियल है इन ड्रग में, तो उससे क्या क्या इसेंशियल है उसकी एक्टिविटी के लिए, तो उसको पहले लिख लेते हैं। तो इसमें क्या है कि रिप्लेसमेंट ऑफ OH ग्रुप एट RH बाई SO2 NH2 और CH2OH और अदर ग्रुप प्रोड्यूस एंटागोनिस्ट एक्टिविटी।
मतलब अगर हम OH ग्रुप को रिप्लेस करते हैं जैसे SO2 ग्रुप से, NH2 ग्रुप से या CH2H ग्रुप से, तो क्या करता है, एंटागोनिस्ट एक्टिविटी शो करता है। तो इसका पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ग्रुप एट R3 आल्सो गिव एंटागोनिस्ट, मतलब यहाँ पे जो OH ग्रुप होता है इसमें एड्रेनर्जिक ड्रग में, तो यहाँ पे अगर OH ग्रुप को हटा देते हैं तो ये भी एंटागोनिस्ट की तरह कार्य करता है। तो इसमें जैसे कि हमने एड्रेनर्जिक ड्रग में देखा था कि यहाँ पे OH लगा होता है, तो वही इसमें बताता है कि अगर इसको हम हटा देते हैं, यहाँ पे OH हटा देते हैं, तो ये एंटागोनिस्ट की तरह एक्ट करता है। तो इसमें जो कार्बन चेन है, इसमें अगला पॉइंट लिख सकते हैं, द 2 कार्बन चेन इज इंपॉर्टेंट फॉर द एक्टिविटी। इसमें 2 कार्बन चेन है, ये भी इंपॉर्टेंट होता है हमारे एक्टिविटी के लिए। और अगला पॉइंट इसमें लिख सकते हैं, एडिशन ऑफ OCH2 बिटवीन द साइड चेन ऑफ एन एरोमेटिक रिंग आल्सो प्रोड्यूस बेटर एंटागोनिस्ट प्रॉपर्टीज। अगला पॉइंट के लिख सकते हैं, द लार्जर एरियल ग्रुप एट नाइट्रोजन सोस बीटा एंटागोनिस्ट एक्टिविटी, मतलब लार्जर ग्रुप लगा होता है तो उसको वो क्या शो करेगा, बीटा एंटागोनिस्ट एक्टिविटी शो करेगा। बहुत ही आसान लैंग्वेज में लिखा गया है, अगर आप इसको मतलब थोड़ा ध्यान से देख लेते हैं वीडियो को और एक बार पढ़ लेते हैं आसानी से, तो आपको याद हो जाएगा। फिर इसमें देखते हैं कि जो एरोमेटिक रिंग में हम क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं, तो उसके एक्टिविटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो सबसे पहले इसमें है एरोमेटिक रिंग में भी फेनिल और हेट्रो एरोमेटिक। तो ये जो रिंग है फेनिल हो सकता है, हेट्रो एरोमेटिक हो सकता है। रिप्लेसमेंट ऑफ फेनिल बाय नेप्थिल और सब्सटीट्यूटेड नेप्थिल प्रोड्यूस नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स। अगर इसमें हम रिप्लेसमेंट करते हैं फेनिल ग्रुप का, किसके, इस फेनिल ग्रुप का हम जो है रिप्लेसमेंट करते हैं किसके साथ में, नेप्थिल या उसके सब्सटीट्यूटेड के साथ, तो क्या करता है, नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स प्रोड्यूस करता है। फिर इसमें देखते हैं, तो हमारा एरोमेटिक रिंग हो गया। इसमें देखिए कार्बन चेन में हम क्या इसमें चेंजेस कर सकते हैं, तो उसका क्या इफेक्ट होता है। कार्बन चेन में क्या है कि इफ द कार्बन अटैच डायरेक्टली एरियल ग्रुप देन प्रोड्यूस नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स, मतलब कार्बन जो डायरेक्टली किससे अटैच्ड होगा, एरियल ग्रुप से अटैच होगा, तो क्या करेगा कि नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स को प्रोड्यूस करेगा। इसमें और भी पॉइंट लिख सकते हैं, जैसे व्हेन वी ऐड OCH2 ग्रुप बिटवीन द कार्बन साइड चेन एंड एरोमेटिक रिंग मोर पोटेंट बीटा ब्लॉकिंग एड्रेनर्जिक ड्रग आर ऑब्टेन्ड। अमीनो ग्रुप में क्या कर सकते हैं कि इन अमीनो ग्रुप बेसिकली आइसोप्रोपिल टी ब्यूटिल और एल्किल ग्रुप प्रेजेंट, दे इंक्रीज पोलैरिटी ऑफ द कंपाउंड एंड ऑल्सो इंक्रीज एंटागोनिस्ट एक्टिविटी। तो अमीनो ग्रुप क्या करता है कि एंटागोनिस्ट एक्टिविटी को इनहांस करता है। तो हमारा हो गया सार ऑफ द बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर। तो इसमें बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स होते क्या हैं, इसको देख लेते हैं। बेसिकली आ सकता है ये 2 नंबर में। इसको हम क्या किस नाम से भी जानते हैं, जैसे बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट के नाम से भी जानते हैं। दोज आर मेडिकेशन दैट रिड्यूस ब्लड प्रेशर, इट वर्क्स बाय ब्लॉकिंग द इफेक्ट ऑफ हार्मोन्स एपिनेफ्रिन या एड्रेनालिन। तो इसे हम क्या कहते हैं, बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स कहते हैं। तो इसमें जो क्वेश्चन था हमारा देख लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या था कि डिस्कस द सार ऑफ बीटा ब्लॉकर्स। तो सार ऑफ बीटा ब्लॉकर्स हमने देख लिया, और इसमें एक क्वेश्चन और है, राइट द मोड ऑफ एक्शन सिंथेसिस ऑफ प्रोपेनोलॉल। तो इसको देख लेते हैं क्या है। तो इसमें जो प्रोपेनोलॉल का सिंथेसिस हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें प्रोपेनॉल का स्ट्रक्चर हम लोग याद करेंगे। तो इसमें क्या होता है कि 2 रिंग फ्यूज रिंग होती है, उसमें एक कार्बन चेन लगा होता है, कार्बन चेन के साथ में हाइड्रोक्सिल ग्रुप और अमीन ग्रुप भी इसमें लगा होता है। तो सबसे पहले क्या कहते हैं कि हम अल्फा नेप्थॉल लेते हैं। आप अल्फा नेप्थॉल लेते हैं जिसमें 2 बेंजीन रिंग होती है, इससे हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा होगा, या इनसे हाइड्रोक्सिल डाई बेंजिल हाइड्रोक्सिल भी कह सकते हैं, हाइड्रोक्सिल ग्रुप इसमें ऐड होता है बेसिकली। तो इसमें अल्फा नेप्थॉल लेंगे, उसका रिएक्शन किससे करा देंगे, एपीक्लोरोहाइड्रीन से। इसमें क्लोरीन ग्रुप होगा, CH2CH और O यहाँ से ऐड होगा, तो इसे एपीक्लोरोहाइड्रीन कहेंगे। तो ऐसे क्या होगा कि एक ये जो Cl है और यहाँ से H है, ये दोनों यहाँ से निकल जाएगा, ये Cl। तो इसमें क्या बनेगा कि सेम रिंग ऐसे रहेगी, यहाँ पे O और ये जो CH2CHO CH2 यहाँ पे ऐड हो जाएगा O के साथ में, क्योंकि H और Cl यहाँ से निकल चुका है। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप में यहाँ बनता है, ये बनता है। तो सेकंड स्टेप में क्या कराते हैं कि आइसोप्रोपिल अमीन से इसका रिएक्शन करा देते हैं। तो आइसोप्रोपिल अमीन से जब इसका रिएक्शन कराएंगे तो इसमें क्या इफेक्ट पड़ेगा कि ये जो ये फ्यूज रिंग है तो सेम ऐसे ही उतरेगा यहाँ पे, और ऑक्सीजन भी ऐसे लगेगा O ग्रुप। तो CH2CH और यहाँ जो O है यहाँ के साथ यहाँ का ये क्या जाएगा और OH बन जाएगा, OH ग्रुप यहाँ पे लग जाएगा CH के साथ में, और फिर इसको सेम उसे उतार देंगे CH2 और NH यहाँ पे बचेगा। तो NH यहाँ से आगे जुड़ के ये हमारा प्रोपेनोलोल का फॉर्मेशन होगा। तो हमारा सिंथेसिस सिंपल सिंथेसिस थी, इसे हम 2-3 बार अगर लिखते हैं तो हमें याद हो जाएगी। इसका यूज़ क्या है, इट इज़ यूज इन द हाइपरटेंशन एंड इट इज़ यूज इन द एरिथमिया के केस में इसका यूज़ किया जाता है। इट इज़ यूज इन द एंजाइना पेक्टोरिस, यानी चेस्ट पेन में भी यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ यूज इन द प्रोफाइलैक्सिस ऑफ माइग्रेन। तो हमारा यूज़ हो गया। मोड ऑफ एक्शन देख लेते हैं इसका क्या है। तो मोड ऑफ एक्शन इसका बेसिकली इस प्रकार से होता है, क्योंकि इसमें टाइप जैसे एक प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन्स होते हैं, पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स होते हैं, इसमें सिनेप्टिक
क्लेफ्ट होता है, ऐसे हम कह सकते हैं, सिनेप्टिक गैप कह सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि टायरोसिन से एल डोपा बनता है, एल डोपा से डोपामिन बनता है, डोपामिन से नॉरएपिनेफ्रिन इसमें फॉर्मेशन होता है। तो जब नॉरएपिनेफ्रिन का फॉर्मेशन होगा तो वेसिकल्स में जाके स्टोर होंगे। फिर वेसिकल्स जब इसमें से कैल्शियम, इसमें जो आयन का इन्फ्लक्स होगा तो ये प्री सिनेप्टिक से आके सिनेप्टिक गैप में आएंगी, तो यहाँ से वेसिकल से निकलेंगी और जाके अपने पार्टिकुलर रिसेप्टर से बाइंड करेंगी। तो इसमें क्या होता है कि एड्रेनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट्स होते हैं, वो ड्रग पहले ही जाके पर्टिकुलर रिसेप्टर से बाइंड हो जाते हैं, क्योंकि एक्सेस अमाउंट में रिलीज हो रहा है तो उसको रोकना है, इसीलिए हम ब्लॉकिंग एजेंट लेते हैं। तो पहले ही रिसेप्टर से बाइंड हो जाते हैं, तो ये बाइंड नहीं हो पाते, तो इसका जो एक्शन है वो धीरे धीरे कम हो जाता है। जैसे उसमें ज़्यादा अगर जो है रिलीज होने लगता है एड्रेनर्जिक जो है हार्मोन्स, तो उसको रोकने के लिए हम ब्लॉकिंग एजेंट लेते हैं, तो उसका जो है ये रिड्यूस कर देता है। तो इसमें लिख सकते हैं कि एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट एजेंट बाइंड टू द अल्फा एंड बीटा रिसेप्टर ब्लॉक द एक्शन ऑफ एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन। बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट बाइंड टू द बीटा रिसेप्टर एंड ब्लॉक द एक्शन ऑफ एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन। तो इस प्रकार से हम इसका मोड ऑफ एक्शन इसमें देख सकते हैं। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त होता है। तो इसमें पहला क्वेश्चन हमने देख लिया बायोआइसोटोरिज्म का DTL के रूप में, और दूसरा जो क्वेश्चन था डिस्कस द सार बीटा ब्लॉकर एंड राइट द मोड ऑफ एक्शन ऑफ सिंथेसिस ऑफ प्रोपेनोलॉल, ये भी हमारा यहाँ पे समाप्त होता है। तो इसमें सेक्शन बी का अगला क्वेश्चन देखते हैं, राइट द केमिकल स्ट्रक्चर मोड ऑफ एक्शन सिंथेसिस एंड यूज ऑफ कार्बाकोल एंड प्रोसाइक्लिडीन। इसको देख लेते हैं, ये भी 10 नंबर का क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन है। तो जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है कि राइट द केमिकल स्ट्रक्चर मोड ऑफ एक्शन सिंथेसिस एंड यूज ऑफ कार्बाकोल एंड प्रोसाइक्लिडीन। तो सबसे पहले कार्बाकोल का स्ट्रक्चर लिखेंगे। तो इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार से होता है, इसमें एक NH2 ग्रुप लगा होता है जिसमें कार्बन के साथ ऑक्सीजन और एथिल रिंग होती है इसमें, और नाइट्रोजन के साथ 3 इसमें मेथिल ग्रुप जो है लगा हुआ होता है। तो इसका केमिकल स्ट्रक्चर हो गया। कार्बाकोल इज ए पैरासिम्पथोमिमेटिक एजेंट, इसको एक पॉइंट इसमें और भी लिख सकते हैं इस प्रकार से। तो इसका मोड ऑफ एक्शन क्या होता है कि कार्बाकोल स्टिमुलेट्स बोथ मस्करेनिक एंड निकोटिनिक रिसेप्टर थ्रू पैरासिम्पथोमेटिक एक्शन। तो पैरासिम्पथोमेटिक एक्शन से क्या करता है कि ये स्टिमुलेट कर देता है मस्करेनिक और निकोटिनिक रिसेप्टर, दोनों जो पाए जाते हैं दोनों को स्टिमुलेट करता है। उसके बाद क्या होता है, व्हेन इट इज यूज्ड इन टॉपिकल ओकुलर और इंट्राओकुलर इट प्रोड्यूस इफेक्ट ऑफ लाइक मियोसिस एंड इंक्रीज एक्वस ह्यूमन आउटफ्लो। तो इस प्रकार से इसका मोड ऑफ एक्शन होता है। इसका सिंथेसिस देख लेते हैं कार्बाकोल का किस प्रकार से कर सकते हैं। तो इसका सिंथेसिस बहुत ही सिंपल सिंथेसिस है इसका। तो इसका जैसे कि स्ट्रक्चर हमें अगर याद होगा तो इसमें से सिंथेसिस हम बना सकते हैं, बहुत इजी लैंग्वेज में लिखा गया है, आप बहुत आसानी से भी समझने वाले हैं सिंथेसिस, और कार्बाकोल की सिंथेसिस आप याद करने वाले हैं। तो इसमें जो स्ट्रक्चर है बेसिकली पहले हम देख लेते हैं कि NH2 है, कार्बन के साथ ऑक्सीजन ग्रुप लगा हुआ है, फिर यहाँ पे लगा हुआ है CH2 एथिल रिंग लगी है, और नाइट्रोजन के साथ यहाँ पे क्या लगा हुआ है 3 जो है मेथिल ग्रुप लगा हुआ है। तो यहाँ पे किसी भी स्ट्रक्चर का सिंथेसिस करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, तो यहाँ पे हम इस ग्रुप को यहाँ से काट देते हैं। तो यहाँ से काट देंगे तो यहाँ पे OH लगा देंगे, OH लगाएंगे, उसका फॉस्फेट से रिएक्ट करा देंगे COCl2 से। तो जब यहाँ पे OH लगा देंगे, आधा स्ट्रक्चर सीधे उठा के यहाँ पे लिख देंगे। तो OH लगाए तो COCl2 से रिएक्ट कराएंगे, तो एक यहाँ से Cl और H यहाँ से जो है निकल जाएगा, ये Cl निकल जाएगा, और फिर ये COCl जाके CH2 से बाइंड हो जाएगा। तो इसका फिर से हम क्या करेंगे, उसका अमोनिया से रिएक्ट करा देंगे NH3 से, तो ये जाके फिर से कार्बन के साथ NH2 यहाँ पे बाइंड हो जाएगा, और ये Cl यहाँ से निकल जाएगा, तो हमारा कार्बाकोल का फॉर्मेशन हो जाएगा। बहुत ही ईजी स्टेप में लिखा गया, अगर आप इसको ध्यान से पढ़ते हैं तो आपको याद हो जाएगा। तो यहाँ पे कार्बाकोल का जो है मोड ऑफ एक्शन हमने देख लिया, स्ट्रक्चर देख लिया, सिंथेसिस देख लिया। अब उसका देखिए प्रोसाइक्लिडीन का स्ट्रक्चर और उसका मोड ऑफ एक्शन एंड सिंथेसिस देखते हैं। लेकिन अभी यहाँ पे जो यूजेस बताया कार्बाकोल का, यूजेस देख लेते हैं। कार्बाकोल इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ग्लूकोमा में इसका यूज होता है। इट इज यूज्ड टू डिक्रीज इंट्राओकुलर प्रेशर इफेक्ट, कॉन्ट्रैक्ट सर्जरी, जिसमें इंट्राओकुलर प्रेशर जो होता है उसको कम करता है, डिक्रीज करता है, जो कार्बाकोल होता है। प्रोसाइक्लिडीन का देखते हैं, इसमें क्या होता है कि इट इज ए कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट, ये ब्लॉकिंग एजेंट होता है। इसका केमिकल स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि यहाँ पे नाइट्रोजन लगा होगा, 5 मेंबर जो 5 स्ट्रक्चर है इसका 5 कार्बन का, और इसमें एथिल रिंग लगा हुआ है, और कार्बन के साथ एक बेंजिल ग्रुप लगा हुआ है, एक साइक्लोहेक्सेन लगा है, एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा है। तो इसका मोड ऑफ एक्शन क्या होता है कि प्रोसाइक्लिडीन ब्लॉक्स द सेंट्रल कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स एंड बैलेंस द कोलिनर्जिक एंड डोपामिनर्जिक एक्टिविटीज द बसल गैंग्लिया। तो प्रोसाइक्लिडीन का यूज कब करते हैं, जब हमारा कोलिनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर ज्यादा रिलीज होने लगता है, इसको ब्लॉक करने के लिए हम प्रोसाइक्लिडीन का यूज करते हैं। इट इज ऑल्सो हैविंग pharmacological similarities with atropine which result in many its effect. It also exerts in the antispasmodic effect and smooth muscles and result in the production of mydriasis and reduction in
सलाइवेशन। तो इसे हम मोड ऑफ एक्शन हो गया। इसका सिंथेसिस देखते हैं किस प्रकार से होता है। तो सिंथेसिस ऑफ प्रोसाइक्लिडीन, तो यहाँ पे जो 5 मेंबर्ड रिंग है इसके साथ नाइट्रोजन फ्यूज्ड है उसको लिखेंगे साइक्लिडीन। तो इसका स्ट्रक्चर जो है, स्ट्रक्चर को इसमें हम स्ट्रक्चर को बेसिकली इसमें स्ट्रक्चर से ही हम इसका सिंथेसिस कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो कार्बन है यहाँ पे एक रिंग यहाँ से हटा देंगे और यहाँ से OH हटा के यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा देंगे, तो ये हमारा आधा स्ट्रक्चर यहाँ पे बन जाएगा। उसके बाद इसका साइक्लोहेक्सेन ब्रोमीन से इसका रिएक्शन करा देंगे, रिडक्शन। तो साइक्लोहेक्सेन ब्रोमीन से भी इसका रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा कि ये जो रिंग है फिर से आके यहाँ पे अटैच हो जाएगा और ये डबल बॉन्ड हट के यहाँ पे हाइड्रोजन लग जाएगा OH, तो प्रोसाइक्लिडीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसका यूज क्या है कि प्रोसाइक्लिडीन इज यूज फॉर द डिक्रीज द मसल स्टिफनेस, स्वेटिंग एंड द प्रोडक्शन ऑफ सलाइवा एंड हेल्प्स टू इंप्रूव वॉकिंग एबिलिटी इन द पीपल विद पार्किंसन डिजीज। तो हमारा यहाँ पे लॉन्ग आंसर जो है सेक्शन बी का लॉन्ग आंसर है समाप्त होता है। पहला क्वेश्चन हो गया था जो बायोसिटरिज्म का, दूसरा हुआ सारा वो बीटा ब्लॉकर एंड मोड ऑफ एक्शन ऑफ प्रोपेनोलोल, एंड तीसरा जो केमिकल स्ट्रक्चर मोड ऑफ एक्शन ऑफ सिंथेसिस एंड यूज ऑफ कार्बोकोल एंड प्रोसाइक्लिडीन। तो सेक्शन बी हमारा यहाँ पे समाप्त होता है। तो हम लोग इसमें सेक्शन सी देखते हैं। सेक्शन सी में जो पहला क्वेश्चन है, और डिस्कस द स्टार ऑफ बारबिचुरेट्स विद सुटेबल एग्जांपल। तो स्टार ऑफ बारबिचुरेट्स हमको लिखना है, उसका जो एग्जांपल है वो भी लिखना है हमें। तो सबसे पहले हम देखते हैं आंसर इसका, देखते हैं किस प्रकार से हम लिख सकते हैं। तो इसमें स्टार ऑफ बारबिचुरेट्स, सार लिखने के लिए सबसे पहले हमें उसका स्ट्रक्चर लिखना होता है, जो उसमें बेसिक स्ट्रक्चर होते हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर होते हैं, उसको हमें ड्रा करना होता है। उसके बाद उसमें सार का मतलब स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप, तो उसमें क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं, उसमें जो उसकी एक्टिविटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है, वही हमारा हो गया सार। तो इसमें जो स्ट्रक्चर है इसका, तो इसमें एक नाइट्रोजन ग्रुप है 2 बारबिचुरेट्स में और उसके साथ हाइड्रोजन लगा हुआ है, 2 ऑक्सीजन ग्रुप लगा हुआ है डबल बॉन्ड के साथ, एक कार्बन R2 है और फिर ऑक्सीजन ग्रुप डबल बॉन्ड लगा हुआ है। तो इसमें सबसे पहले हम लिखते हैं कि क्या क्या एसेंशियल है इसकी एक्टिविटी शो करने के लिए बारबिचुरेट्स या किसी भी ड्रग की जिसका हमें सार लिखना होता है, उसको हम पहले लिख लेते हैं। तो इस स्ट्रक्चर में क्या क्या प्रेजेंट है सबसे पहले हम वो लिखते हैं। बहुत ही आसान लैंग्वेज में लिखा है, लाइन टू लाइन लिखा गया है आंसर, आप आराम से इसको समझ सकते हैं अपने आप से पढ़ के भी। तो इसमें क्या है कि सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या स्ट्रक्चर इसका कैसा है, इसमें क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं, इसमें क्या क्या एसेंशियल है उसकी एक्टिविटी के लिए, सबसे पहले हम उसको लिखते हैं। तो सबसे पहले जो इसमें है, इन बारबिचुरेट्स स्ट्रक्चर द हेक्साहाइड्रोपेरिमिडीन रिंग इज एसेंशियल फॉर द एक्टिविटी। तो जो रिंग है ये हेक्साहाइड्रोपेरिमिडीन रिंग है, तो ये क्या एसेंशियल है हमारी एक्टिविटी के लिए। इसमें जो ऑक्सीजन ग्रुप लगा है, 3 ऑक्सीजन ग्रुप लगे हैं, तो ये भी एसेंशियल है हमारे एक्टिविटी के लिए। तो इसमें लिख सकते हैं 3 ऑक्सो ग्रुप एट द पोजिशन ऑफ 2, 2, 4, 6 इज एसेंशियल फॉर द एक्टिविटी। तो सबसे पहले हमने देखा कि जो हेक्साहाइड्रोपेरिमिडीन है ये हमारे जो एक्टिविटी के लिए है एसेंशियल है। फिर 3 ऑक्सो ग्रुप एट द पोजीशन ऑफ 2, 4, 6 इज एसेंशियल फॉर द एक्टिविटी। और इसमें क्या अगला पॉइंट क्या लिख सकते हैं, एट द पोजीशन नंबर 5 2 सब्सटीट्यूशन इज एसेंशियल फॉर द एक्टिविटी। तो इसमें जो पोजीशन नंबर 5 है उसमें क्या है 2 सब्सटीट्यूशन ग्रुप लग सकते हैं, ये भी हमारे जो एक्टिविटी के लिए जो है एसेंशियल है। तो सबसे पहले तो हमारा हो गया 3-4 पॉइंट वैसे हो गया कि इसमें क्या क्या एसेंशियल है, उसको हम आसानी से उसको हमने लिख दिया। तो इसमें जो अगला है चेंजेस है एल्किल ग्रुप एट पोजीशन नंबर 5। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि पोजीशन नंबर 5 के हम क्या क्या चेंजेस करते हैं तो उसकी एक्टिविटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है उसको हम देखते हैं। When we replace the hydrogen atom at both R1 and R2 in carbon number 5, then activity will be decrease। मतलब जब हम इसके हाइड्रोजन एटम R1 और R2 पे क्या करते हैं कि रिप्लेस करते हैं तो हमारी जो एक्टिविटी है इस ड्रग की वो डिक्रीज हो जाती है। अगला पॉइंट इसमें लिख सकते हैं, एट द कार्बन नंबर 5 when any alkyl group is replaced with a carbon chain and another contain hydrogen atom then activity will be increased। मतलब फिर इसमें पोजीशन नंबर 5 पे ही अगर हम किसी एल्किल ग्रुप को रिप्लेस करते हैं कार्बन चेन के साथ अनदर हाइड्रोजन एटम के साथ, तो उसमें एक्टिविटी क्या होती है इंक्रीज हो जाती है। अगला पॉइंट इसमें क्या लिख सकते हैं कि when 2 alkyl substituted group is replaced with R1 and R2 at position number 5 then the activity enhance many times। मतलब इसमें जो 2 सब्सटीट्यूटेड ग्रुप लगा देते हैं तो उसकी जो एक्टिविटी है वो कई गुना बढ़ जाती है। तो इसे जो है जो पोजीशन नंबर 5 पे हमने 3 पॉइंट देख लिया कि सबसे पहला पॉइंट जो है इसमें अगर हाइड्रोजन एटम से रिप्लेस करते हैं R1 R2 को तो उसकी एक्टिविटी क्या होती है डिक्रीज हो जाती है। अगर जो है पोजीशन नंबर 5 पे ही जो एल्किल ग्रुप को रिप्लेस करते हैं कार्बन चेन के साथ तो क्या होता है इसकी एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। और अगला पॉइंट इसी पे क्या है कि अगर हम किसी 2 सब्सटीट्यूटेड एल्किल ग्रुप को लगाते हैं तो उसकी जो एक्टिविटी होती है कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। अगला इसमें पॉइंट क्या लिख सकते हैं,
When the carbon chain length is increased in the both helical position, their lipophilic nature increases and they cross the blood-brain barrier and their potency and duration of action is increases. मतलब क्या करते हैं, अगर कार्बन चेन लेंथ इसमें बढ़ा देते हैं हेलिकल पोजीशन पे, तो इसमें क्या होता है कि वो लाइपोफिलिक नेचर का हो जाता है. लाइपोफिलिक नेचर का जब हो जाएगा तो ब्लड ब्रेन बैरियर को आसानी से पार कर जाएगा और उसका पोटेंसी और ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ही उतना अधिक बढ़ेगा. एट द एल्किल सब्स्टिट्यूशन when the carbon length into 5 to 6 carbon, then activity increases, but when the carbon chain increases after 6 to 9, then activity decreases. तो इसी पॉइंट से रिलेटेड है कि इसमें हमने क्या किया था कि चेन लेंथ हमने बढ़ाया था एल्किल पोजीशन पे, तो इसका लाइपोफिलिक नेचर बढ़ा था. लाइपोफिलिक नेचर बढ़ा था तो उसकी पोटेंशियल ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जो है बढ़ा था. लेकिन इसमें क्या है कि 5 से 6 कार्बन तक उसका हम जो है लेंथ इंक्रीज करते हैं तो वो तो एक्टिविटी बढ़ेगी, और लेकिन जब उसको हम 6 से 9 तक ले जाएंगे, 5 के ऊपर और 9 तक 5 के ऊपर अगर कार्बन उसको बढ़ाते जाएंगे तो एक्टिविटी को है डिक्रीज हो जाएगी. तो हमारा पॉइंट नंबर 5 से इतना जो है पॉइंट इसमें बन गया. तो इसमें अगला भी लिख सकते हैं, अगर आप स्ट्रक्चर देख के इसको समझते हैं तो बहुत आसानी से समझ जाएंगे. व्हेन बोथ एल्किल ग्रुप इज रिप्लेस्ड विद द फेनिल ग्रुप देन देयर लाइपोफिलिसिटी इंक्रीज एंड एक्टिविटीज इंक्रीज. फिर इसमें 5 नंबर पोजीशन पे ही दिखाया गया है कि अगर इसमें हम देखते हैं कि जैसे इसमें फेनिल ग्रुप इस R1 R2 पोजीशन नंबर 5 में फेनिल ग्रुप से रिप्लेस करते हैं तो इसकी एक्टिविटी क्या है, इंक्रीज हो जाती है. फिर से यही बता दिया गया है इसमें. तो इसमें नाइट्रोजन एटम पे हम क्या चेंजेस कर सकते हैं इसको देख लेते हैं. At the position number 1 and 3, when any one hydrogen atom is replaced with the alkyl group, then the activity increases. मतलब नाइट्रोजन की जगह पर अगर हम हाइड्रोजन लगा देते हैं तो उसकी जो एक्टिविटी है ड्रग की वो इंक्रीज हो जाएगी. एंड एट द पोजीशन 1 and 3, when both hydrogen is replaced विद एल्किल ग्रुप देन दी एक्टिविटी डिक्रीज. मतलब दोनों तरफ अगर हम नाइट्रोजन हटा के हाइड्रोजन लगा देंगे इसमें तो उसकी एक्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी. एंड इट बिकम फार्माकोकाइनेटिकली अनस्टेबल बिकॉज देयर वाटर सॉल्युबिलिटी कंप्लीटली लॉस. तो ये हमारा हो गया सार ऑफ द बार्बिचुरेट्स. इसका एग्जांपल बार्बिटाल एक ड्रग है जिसको हम देख लेते हैं बार्बिटाल को. तो इसका जो केमिकल नेम होता है 5,5 डाइमेथिल 2,4,6 1s3s58 पेरिमिडीना ट्राइओन होता है. इसको हम बार्बिटोन के नाम से भी जानते हैं. तो ये क्या करता है, इसका मोड ऑफ एक्शन क्या होता है कि इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ इन्वेंटरी न्यूरोट्रांसमीटर गाबा टू द गाबा रिसेप्टर विच रिजल्ट इन इन्वेंटरी इफेक्ट ऑन द सीएनएस. मतलब गाबा रिसेप्टर को इन्विट कर देता है जिसका इफेक्ट होता है सीएनएस पे होता है. ये हेप्टोनिक एंड एंटी एपिलेप्टिक के केस में इसका यूज किया जाता है. तो हमारा जो पहला क्वेश्चन था सेक्शन सी का 7 नंबर वाले क्वेश्चन में इसका सार ऑफ द बार्बिचुरेट्स था और उसका एग्जांपल था. तो हमारा वहाँ पे समाप्त होता है. अगला जो क्वेश्चन है क्लासिफाई एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट, डिस्कस द केमिकल स्ट्रक्चर, मोड ऑफ एक्शन एंड सिंथेसिस ऑफ इबुप्रोफेन. इसको देख लेते हैं. तो इसमें एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट्स क्या होते हैं, सबसे पहले इसको जानते हैं. दोज केमिकल एजेंट्स ड्रग विच आर यूज टू ट्रीट द इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स इन आवर बॉडी दे आर कॉल्ड द एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग. मतलब एंटी इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स को हमारे जो है ट्रीट करते हैं हमारे बॉडी में, तो उसके क्या कहते हैं, एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग कहते हैं. तो इसका क्लासिफिकेशन क्या है, इसका NSAIDs इसको नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स कहते हैं. NSAIDs इसका फुल फॉर्म होता है. तो इसका क्लासिफिकेशन इसको हम बेसिकली 4 भागों में बांट सकते हैं. तो सबसे पहला जो है नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर, दूसरा जो है इसमें प्रेफरेंशियल कॉक्स-2 इनहिबिटर्स, तीसरा है सेलेक्टिव कॉक्स-2 इनहिबिटर्स एंड चौथा जो है एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक विद पुअर एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन. तो इसका क्लासिफिकेशन पढ़ने से पहले हम इसका मोड ऑफ एक्शन जानते हैं कैसे होता है. मोड ऑफ एक्शन जान जाएंगे तो इस क्लासिफिकेशन इसको आसानी से हमें समझ में आ जाएगा. तो मोड ऑफ एक्शन केवल आपके समझने के लिए कि तो इसमें सेल मेम्ब्रेन होती है, फास्फोलिपिड से बना होता है. तो जब सेल मेम्ब्रेन में कोई इंजरी होती है फास्फोलाइपेज के प्रेजेंस में तो इसमें एराकिडोनिक एसिड का फॉर्मेशन होता है. तो इसमें कॉक्स एंड लॉक्स दो प्रकार के इन्हिबिटर इसमें बेसिकली पाए जाते हैं. तो इसमें क्या होता है, कॉक्स ये भी 2 प्रकार के होते हैं, कॉक्स फर्स्ट एंड कॉक्स सेकंड, और लॉक्स भी लॉक फर्स्ट एंड लॉक सेकंड. कॉक्स का फुल फॉर्म होता है साइक्लोऑक्सीजिनेस, लॉक्स का होता है लाइपोऑक्सीजिनेस. तो इसमें जब कॉक्स एराकिडोनिक एसिड बनता है तो प्रोस्टाग्लैंडिन एंड ल्यूको ट्राइंस कॉज करता है. तो ये दोनों मिलके ही हमारे फीवर कॉज करते हैं, पेन कॉज करते हैं, इन्फ्लामेशन कॉज करते हैं. तो ये जो एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स होते हैं वो बेसिकली कॉक्स एंड लॉक्स को जो है ब्लॉक कर देते हैं, जिससे ये हमारे प्रोस्टाग्लैंडिन एंड ल्यूकोट्राइंस नहीं बन पाते हैं, जिससे हमारा फीवर, पेन एंड इन्फ्लामेशन से रिलीफ मिलता है. तो अब क्लासिफिकेशन देखते हैं इसका. तो एंटी इन्फ्लामेटरी बेसिकली 4 प्रकार के होते हैं. नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर, ट्रेडिशनल NSAIDs, प्रेफरेंशियल कॉक्स इनहिबिटर्स, सेलेक्टिव कॉक्स-2 इनहिबिटर्स एंड एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक विद पुअर एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन. तो नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर बेसिकली इसमें भी 4 प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं बेसिकली. सबसे पहले सैलिसिलेट्स होता है, फिनामेट होता है, प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेट्स होता है, पायराजोलोन होता है, इलेक्ट्रिक एंड डेरिवेट्स है, एसिटिक एसिड होता है. सैलिसिलेट्स में एस्पिरिन इसका एग्जाम्पल है, बहुत वाइडली यूज किया जाता है हमारे जो है पेन किलर के रूप में. प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव्स में आइबुप्रोफेन हो गया,
नेप्रोएक्सेन हो गया, कीटोप्रोफेन हो गया, फिनामेड में हो गया मेफ्रेनिक एसिड हो गया, इनोलिक एंड डेरिवेट्स में होगा पिरोक्सिकाम हो गया, टेनिंगेक्सिकाम हो गया, पायराजोलोन में हो गया फेनिल ब्यूटाजोन हो गया, ऑक्सीफेनिल ब्यूटाजोन हो गया, एसिटिक एसिड में हो गया कीटोपोरोलॉल, एंडोमेथानिसिन एंड न्यूबेमेथाडोन हो गया। प्रिफरेंशियल कॉक्स इनहिबिटर्स में हो गया निकोसोलाइड्स हो गया, डिक्लोफेनाक, एस्टोफेनाक, मेलोक्सिकाम एंड एटोडोइक एसिड हो गया इसमें, जो प्रिफरेंशियल कॉक्स इनहिबिटर्स में हो गया। सिलेक्टिव कॉक्स में क्या है, सिलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर्स में सबसे पहला है सेलिकॉक्सिब हो गया, हिटोरिकॉक्सिब हो गया, प्योरकॉक्सिब हो गया। फिर इसमें एनाल्जेसिक एंटापायरेटिक विद पोर इन्फ्लामेटरी एक्शन में हो गया, जैसे पैरासीटामोल हो गया, मेटामिजोल हो गया, प्रोफेनाजोन हो गया, नेपोजोन हो गया। तो हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग हो गया। उसी में जो अगला क्वेश्चन था आइबुप्रोफेन का क्लासिफिकेशन, मोड ऑफ एक्शन, उसका स्ट्रक्चर देखना था। तो आइबुप्रोफेन का स्ट्रक्चर इस प्रकार से होता है, कार्बन 13 होता है, हाइड्रोजन 18 होता है, ऑक्सीजन 2 होता है। तो इसमें एक बेंजीन रिंग लगा होता है, इससे CH3 ग्रुप और COOH इनमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा होता है, और CH3 जो एथिल ग्रुप लगा होता है। केमिकल स्ट्रक्चर होगा। इसका मोड ऑफ एक्शन अभी हमने देखा था, जैसे सेल मेम्ब्रेन होता है, फॉस्फोलिपिड से बना होता है। इसमें जब इंजरी होती है फॉस्फोलाइपेज के प्रेजेंस में तो एराकिडोनिक एसिड बनता है, इसका फॉर्मेशन होता है। और एराकिडोनिक एसिड से COX-1 एंड कुलॉक्स-1 का फॉर्मेशन होता है, जिसमें हमारा प्रोस्टोग्लैंडिन होता है जो फीवर पेन इन्फ्लामेशन को कॉज करता है। तो ये NSAIDs जो होता है नॉन इन्फ्लामेटरी ड्रग्स जो होते हैं वो जाके कॉक्स एंड लॉक्स को बाइंड कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, जिससे हमारा फीवर पेन इन्फ्लामेशन में रिलीफ मिलता है। द मेन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ आइबुप्रोफेन इज नॉन सेलेक्टिव रिवर्सिबल इनहिबिशन ऑफ द COX-1 एंड COX-2। तो इसमें देख लेते हैं सिंथेसिस ऑफ आइबुप्रोफेन का। तो इसमें पहले लेंगे आइसोब्यूटिल बेंजीन ले लेंगे, बेंजीन ले लेंगे आइसोब्यूटिल, मतलब 2 इसमें ग्रुप लगे होंगे CH3 और CH2। तो आइसोब्यूटिल बेंजीन का हम क्या करेंगे, CH3CO2 का एसिटाइलेशन कराएंगे। एसिटाइलेशन में क्या होगा, COCH3 ग्रुप ऐड हो जाएगा। तो ये एज इट इज रहेगा, सेम रहेगा। उसमें क्या करेंगे, COCH3 आगे से ऐड कर देंगे, तो हमारा क्या रहेगा, बीटा आइसोब्यूटाइल एसिटोफिनोल हो जाएगा। इसका HCN के साथ रिएक्ट करा देंगे, तो ये पहले का स्ट्रक्चर सेम का सेम रहेगा। उसके बाद यहाँ C से क्या होगा, OHCN CH3 ग्रुप ऐड हो जाएगा। फिर इसका हम क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस करा देंगे। हाइड्रोलिसिस में क्या होगा कि यहाँ से CH3 COOH ग्रुप ऐड हो जाएगा, जैसे आइबुप्रोफेन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो हमारा हो गया आइबुप्रोफेन का सिंथेसिस हो गया, इसका स्ट्रक्चर हो गया, इसका मोड ऑफ एक्शन हो गया। तो हमारा जो है दूसरा क्वेश्चन है खत्म हुआ, समाप्त हुआ। तीसरा क्वेश्चन है डिस्क्राइब जियोमेट्रिकल आइसोमर्स में रिलेशन ऑफ इफेक्ट बायोलॉजिकल एक्टिविटी। तो ये हमने बेसिकली इसमें 10 नंबर वाले क्वेश्चन में देख लिया है, तो आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है डिस्कस इन डिटेल अबाउट इनडायरेक्ट एक्टिंग सिम्पैथोमिमेटिक एजेंट। तो इनडायरेक्ट एक्टिंग सिम्पैथोमिमेटिक एजेंट क्या होता है, इसको डिटेल में पढ़ना है। दीज आर द दोज ड्रग विच एक्ट इनडायरेक्टली टू इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर बाय कॉजिंग इट्स रिलीज। The drug do not react itself with the receptor but cause release of the neurotransmitter from the strong site which later interact with the receptor to produce effect। जैसे इसका जो एग्जांपल है हाइड्रोक्सी एम्फेटामिन हो गया, स्यूडो एफेड्रिन हो गया एंड प्रोफेली हेक्सेड्रिन हो गया। तो इसको हम जो है ब्रीफली थोड़ा देख लेते हैं, क्योंकि 7 नंबर का क्वेश्चन है, इन तीनों के बारे में लिखना है हमें। तो इसमें जो पहला है ड्रग हाइड्रोक्सी फेटामिन हो गया, हाइड्रोक्सी एम्फेटामिन हो गया। तो इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार से होता है, बेंजीन रिंग होते हैं, हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड होता है, CH2CH CH3 NH2 अमीन ग्रुप इसमें लगा हुआ होता है। इसका मोड ऑफ एक्शन क्या होता है, इट इज इनडायरेक्ट एक्टिंग। इसके क्लासिफिकेशन में है, इसमें काउज रिलीज ऑफ नॉरएड्रेनालिन एंड डायलेशन ऑफ पपिल। इसका यूज क्या होता है, आई ड्रॉप इज डायलेट द पपिल यूजिंग अ डायग्नोस्टिक एजेंट। अगला जो स्यूडो एफेड्रिन का है, ये ऑप्टिकली आइसोमर होते हैं। जब ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर होंगे तो इसका लीवो एंड जो है डेक्स्ट्रो दोनों फॉर्मेशन होगा। तो इसमें हम 2 प्रकार से इसको स्ट्रक्चर बना सकते हैं, लीवो और डेक्स्ट्रो फॉर्म में। इसका मोड ऑफ एक्शन क्या होता है कि स्टिमुलेट्स बोथ अल्फा एंड बीटा रिसेप्टर स्टिमुलेट्स CNS। यूज क्या होता है, टू इंक्रीज द BP बाय इंक्रीजिंग कार्डियक आउटपुट एंड कॉजिंग वैस्को कंसंट्रेशन। अगला जो प्रोफिल हेक्सेड्रिन हो गया, प्रोफिल हेक्सेड्रिन का स्ट्रक्चर देख लेते हैं, जिसमें एक साइक्लोहेक्सेन ग्रुप होता है, जैसे CH2CH NH और CH3 इसमें ग्रुप लगा हुआ होता है। इसका मोड ऑफ एक्शन क्या होता है कि इनडायरेक्ट एक्टिंग ड्रग होता है। एक्टिवेट किसको एक्टिवेट करता है, अल्फा रिसेप्टर को करता है इन द म्यूकोसा ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। इसका यूज क्या होता है, यूज फॉर द रिलीफ ऑफ कंजेशन ड्यू टू द कोल्ड एलर्जीज। तो हमारा जो तीसरा क्वेश्चन भी यहाँ पे समाप्त होता है। चौथा क्वेश्चन जो हमारा था डिस्कस इन डिटेल ऑफ इनडायरेक्ट एक्टिंग सिम्पैथोमिमेटिक एजेंट। अगला जो क्वेश्चन है क्लास एंटी convalescent drug and explain the SAR of succinimide, write the mechanism of action of synthesis of ethosuximide। इसको देख लेते हैं। इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं एंटी कन्वल्सेंट ड्रग का। तो एंटी कन्वल्सेंट ड्रग क्या होते हैं, जिसे हम जिसका
यूज़ हम एपिलेप्सी में करते हैं एंटी एपिलेप्टिक के रूप में, या इसे हम कह सकते हैं कि ये सीजर में इसका यूज़ किया जाता है एंटी कन्वल्सेंट ड्रग का। तो इसमें सबसे 6 प्रकार की ड्रग होते हैं। बार्बिचुरेट्स हो गया, हाइड्रोएंट्रोइंस हो गया, ऑक्सालिडिन हो गया, सक्सिनिमाइड्स हो गया, यूरिया एंड मोनोसाइक्लर यूरिएज हो गया, एंड बेंजोडाइजापीन्स हो गया, एंड मिसेलिनियस हो गया। तो बार्बिचुरेट्स में जैसे बेसिकली कौन कौन से ड्रग होते हैं, जैसे फेनोबार्बिटोन हो गया, मेथाबार्बिटाल हो गया, हाइड्रोएंट्रोइंस में क्या हो गया, फेनिटोइन हो गया, मेफेंटोइन हो गया, एंड एथेटोइन हो गया। एंड ऑक्सोलिडीन में क्या है, ट्राइमेथाडियोन हो गया, पैरामेथाडियोन हो गया। सक्सिमिनाइड में कौन से ड्रग आ जाते हैं, जैसे पेनासक्सिमाइड हो गया, मेथासक्सिमाइड हो गया, एंड एथोसक्सिमाइड हो गया। यूरिया एंड मोनोसाइक्लिक यूज में क्या कौन कौन से ड्रग हो गए, जैसे फेनासिमाइड हो गया, एंड कार्बाजीपीन हो गया, एंड बेंजोडाइजापीन्स में हो गया क्लोनोजापाम हो गया, क्लोनोजीपाम। मिसेलिनियस में प्रीमिडियन, वेल्प्रोइक एसिड, एंड गाबा प्रोटीन फिल्मेट हो गया। तो हमारा जो क्लासिफिकेशन है एंटीकॉन्वल्सेंट ड्रग हो गया। और इसमें अगला क्वेश्चन इसमें है जो है एक्सप्लेन द सार ऑफ सक्सिनिमाइड इन राइट द मैकेनिज्म एक्शन एंड सिंथेसिस ऑफ इथोसक्सिनिमाइड। तो इसका सार जो देखते हैं, तो एंटी कन्वल्सेंट ड्रग का जो है सार बहुत ही ईजी है इसमें, जिसमें बेसिकली इसमें हम एक ही सार के द्वारा बार्बिचुरेट्स का, हाइड्रोएंट्रोइन का, ऑक्सालिडिन का, सक्सिमिनाइड सबका सार इसमें हम जान सकते हैं। तो इसका एक बेसिक स्ट्रक्चर है, इसमें कार्बन कार्बन चेन है और ऑक्सो ग्रुप लगा हुआ है, तो R1 R2 लगा हुआ, H लगा हुआ है। और इसके स्थान पे हम जैसे बार्बिचुरेट्स का करना है तो हमें O NH में ऐड कर देंगे। NH करना है, हम लोग को क्या करना है, सक्सिमिनाइड क्या करना है, सक्सिमिनाइड में तुम्हारा यहाँ पे CH2 हो जाएगा। तो हमारा हो गया, इसका स्ट्रक्चर हो गया। इसमें सार क्या है कि सबसे पहले एसेंशियल क्या क्या है उसको हम लिख लेते हैं। तो 2 कार्बोनिल ग्रुप एसेंशियल फॉर द एक्टिविटी, इसमें 2 कार्बोनिल ग्रुप लगा हुआ है तो एसेंशियल होता है हमारी एक्टिविटी के लिए। 2 डिग्री अमीन इज नेसेसरी इन द रिंग एक्टिविटी। 2 एल्किल ग्रुप विच अटैच विद द कार्बन इज एसेंशियल फॉर द एक्टिविटी। 2 एल्किल ग्रुप इसमें अटैच्ड है कार्बन ग्रुप से, तो ये हमारे एक्टिविटी के लिए क्या है, एसेंशियल है। तो हमारा 3 पॉइंट ऐसे बन गया इसमें। अगला हम इसे लिख सकते हैं कि जैसे R है, इसमें हम लॉन्ग चेन इसको कर देते हैं और R डैश को जो है लॉन्ग चेन करते हैं, तो इसमें क्या होगा, इंक्रीज फॉर जनरलाइज एंड डिक्रीज फॉर द एब्सेंस यूजर। तो इसमें जो यूजर को कैटेगरी होती है, जनरलाइज यूजर होता है, एब्सेंस यूजर होता है। तो इसमें R के स्थान पर अगर हम इसका जो चेन है उसको लॉन्ग करते जाएंगे तो इसकी एक्टिविटी जनरलाइज के लिए इंक्रीज हो जाएगी और एब्सेंस यूजर के लिए डिक्रीज हो जाएगी। तो इसमें क्या है कि अगर R की जगह पर हम इसको फेनिल ग्रुप लगाते हैं, बेंजिल ग्रुप लगाते हैं, R डाइस की जगह पे ब्रेंजिल ग्रुप लगाते हैं, तो इसमें क्या होगी, एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी जनरलाइज के लिए और एक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी एब्सेंस के लिए, एब्सेंस यूजर के लिए। तो इसका सार हम इसको और बेसिकली 3-4 पॉइंट यहाँ से हो गया, 2-3 पॉइंट इसमें से लिख सकते हैं अगर आप इसको अच्छे समझ गए होंगे। क्योंकि जैसे यहाँ पे R1 R डाइस ग्रुप लगा हुआ है, R पे अगर हम इसकी ब्रांचिंग बढ़ाते हैं तो इसके जनरलाइज के लिए इसकी एक्टिविटी जो है इंक्रीज हो जाएगी जनरलाइज यूजर के लिए, और इसके जो है उसका उल्टा हो जाएगा, एब्सेंस यूजर के लिए उसकी एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। और अगर हम इसमें R की जगह पर जो फेनिल ग्रुप लगा देते हैं तो एक्टिविटी किसके लिए इंक्रीज होगी, एब्सेंस यूजर के लिए इंक्रीज होगी, और किसके लिए डिक्रीज होगी, जनरलाइज यूजर के लिए यहाँ पे एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। तो एंटी कन्वल्सेंट ड्रग का हमारा जो है सार हो गया। बेसिकली इसमें सक्सिनिमाइड का हमने सार देख लिया। इसमें जो इसी में अगला क्वेश्चन है, राइट द मैकेनिज्म एक्शन एंड सिंथेसिस ऑफ द इथोसक्सिनिमाइड। तो इसको देख लेते हैं इथोसक्सिनिमाइड का। तो हम लोग देख लेते हैं इथोसक्सिनिमाइड का जो है सिंथेसिस कैसे करते हैं। तो इसमें जो है इथोसक्सिनिमाइड का स्ट्रक्चर इस प्रकार से होता है, नाइट्रोजन ग्रुप फ्यूज होता है, ऑक्सो ग्रुप लगा हुआ होता है, CH3CO2H5 लगा होता है। सबसे पहले हम क्या लेते हैं कि एथिल मेथिल कीटोन ले लेते हैं, CH3CO2H5, और इथिल साइनो एसीटेट लेते हैं, NC और CH2CO, CH2CO5। इसको हम कंडेंस कराते हैं तो इसमें फ्यूज हो जाते हैं। फ्यूज होने के बाद एज इट सेम रहेगा, CH3 इसमें जुड़ जाता है, C के साथ CN आ जाता है, और CH2CO और CH2 ऐसे रहता है। तो इसको हम क्या कह सकते हैं कि एथिल 2 साइनो 3 मेथिल 2 पेंटानोएट कह सकते हैं। इसका हम HCN या C2 एथिल एल्कोहल के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या होता है कि CA के साथ एक CH3 और ऐड हो जाएगा, और डबल बॉन्ड CN ऐसे रहेगा, CH2 ऐसे रहेगा, ऑक्सीजन ऐसे रहेगा, और C2H5 ऐसे ही रहेगा। यहाँ पे क्या ऐड होगा कि बस CH3 ग्रुप यहाँ से ऐड हो जाएगा। फिर इसके बाद हम क्या कराएंगे, इसका नाम हो सकता है एथिल 2,3 डाइस साइनो 3 मेथिल पेंटानोएट। तो इसका हम क्या कराते हैं, प्रोटॉन क्लोराइड सपोनिफिकेशन कराते हैं या डीकार्बोक्सिलेशन कराते हैं। जब डीकार्बोक्सिलेशन कराएंगे तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे जो है CH3 की जगह पे COH आ जाएगा, C2H5 यहाँ पे आ जाएगा, और ये यहाँ पे COH बचेगा केवल। तो सर 2 एथिल 2 मेथिल सक्सिनिमाइड नाइट्राइल कहेंगे। इसके बाद इसका
NH3 के साथ रिएक्ट कराएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, COH की जगह पे NH2 ग्रुप ऐड हो जाएगा। उसके बाद सिलाइजेशन कराएंगे तो हमारा साइक्लिक स्ट्रक्चर बन जाएगा जिसे हम एथोसेक्सीमाइड कहते हैं। तो हमारा जो है स्ट्रक्चर सिंथेसिस हो गया। इसका हम मोड ऑफ एक्शन देख लेते हैं। तो मोड ऑफ एक्शन कैसे होता है इसका एथोसेक्सीमाइड का, इनहिबिट T टाइप कैल्शियम आयन करंट इन द थैलेमिक न्यूरॉन्स, इंक्रीज थ्रेशोल्ड ऑफ द सीजर एंड आल्सो सप्रेस द प्रॉक्सिमल साइकिल्स। तो हमारा हो गया इसका मोड ऑफ एक्शन हो गया एथोसेक्सीमाइड का। अगला क्वेश्चन इसमें डिस्कस द सार ऑफ मॉर्फिन एनालॉग, राइट द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड सिंथेसिस ऑफ फेंटानिल। एंड इसमें क्वेश्चन और राइट शॉर्ट नोट ऑन द डिसोसिएटिव एनेस्थेटिक। सबसे पहले देखते हैं सार ऑफ मॉर्फिन एनालॉग, उसके बाद इसमें मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और सिंथेसिस ऑफ फेंटानिल का देखते हैं। तो इसको देख लेते हैं, बस 2 ही क्वेश्चन बचा है। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है, डिस्कस द सार ऑफ मॉर्फिन एनालॉग, राइट द मैकेनिज्म एक्शन एंड सिंथेसिस ऑफ फेंटानिल। तो इसमें जो है सबसे पहले सार का मॉर्फिन का सार देखते हैं, स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप। तो सबसे पहले मॉर्फिन का स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो इसमें 4 फ्यूज रिंग होती है। सबसे पहले A, B, C और ये D, E 5 इसमें फ्यूज रिंग है। तो इसमें सबसे पहले इसको हम जो है फेनिल हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पे एथिल ब्रिज लगा हुआ है, एल्कोहलिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है, इसमें एलिसाइक्लिक ब्रांच लिंकेज है और ये टर्सरी नाइट्रोजन ग्रुप यहाँ पे लगा हुआ है। तो सबसे पहले इसमें नंबरिंग कर लेते हैं। नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होगा, नंबरिंग आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर में। तो इसे सबसे पहले इसमें लिखते हैं क्या क्या इसमें इसेंशियल है। हमारे सार का एक बेसिक रूल होता है कि इसमें सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि क्या क्या इसेंशियल है हमारे एक्टिविटी के लिए, ड्रग की एक्टिविटी के लिए, कब घटेगा कब बढ़ेगा, यही सब हमको लिखना रहता है। तो सबसे पहले इसमें लिखते हैं सिलेक्टिव फॉर द म्यू रिसेप्टर एंड शो एक्शन। ये हमारे म्यू रिसेप्टर के लिए सिलेक्ट होते हैं और उसका एक्शन उसमें शो कर सकते हैं। तो इसमें जो है 1, 2, 3, 4, 5। तो सबसे पहले हम लिख सकते हैं कि 5 रिंग्स होते हैं प्रेजेंट इसमें, ऑल इसेंशियल फॉर द एक्टिविटी। तो इसमें लिख सकते हैं, इसको और बढ़ा के लिख सकते हैं, इन द मॉर्फिन स्ट्रक्चर देयर आर 5 रिंग्स आर प्रेजेंट एंड ऑल द रिंग्स आर इसेंशियल फॉर द एक्टिविटी। सबसे पहले A है बेंजीन रिंग है, B एंड C है जो साइक्लोहेक्सेन रिंग एंड ईन है। साइक्लोहेक्सेन B क्या है, साइक्लोहेक्सेन है क्योंकि यहाँ पे जो है ये डीलोकलाइजेशन नहीं है। एंड C क्या है, साइक्लोहेक्सीन है कि यहाँ पे एक बॉन्ड लगा हुआ है, डबल बॉन्ड। और D क्या है, D यहाँ पे जो है पेरिडीन रिंग है और E जो है E को हम कह सकते हैं यहाँ पे डाईहाइड्रोफ्यूरॉन रिंग है। तो यहाँ पे जो 5 रिंग प्रेजेंट है, ऑल इसेंशियल फॉर द एक्टिविटी। जो 5 रिंग है उसका हमने जो है डिस्क्राइब कर दिया कौन कौन सा रिंग है, सभी जो है इसेंशियल है हमारे एक्टिविटी के लिए। अगला पॉइंट इसमें क्या लिख सकते हैं, इन द स्ट्रक्चर ऑफ 5 कार्बन सेंटर फिक्स्ड कॉन्फिगरेशन 5R 6R। तो यहाँ पे क्या है कि 5 कायरल सेंटर्स है, इसमें 5 कार्बन सेंटर्स पाए जाते हैं। कायरल कार्बन इसमें 5 पाए जाते हैं। जैसे 5वें नंबर पे, तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे 5वें नंबर पर कायरल कार्बन है, इससे दूसरा ग्रुप लगा हुआ है, इधर अलग इधर अलग, इधर एक हाइड्रोजन ग्रुप। तो इसमें 6ठे नंबर पर भी कार्बन है, 9th नंबर पे, 13 नंबर पर, 14 नंबर पे है। तो इसमें जो है एक्टिविटी के लिए इसेंशियल है। अगर हम इसमें कोई चेंजेस करते हैं तो इसकी एक्टिविटी ड्रग की है जो डिक्रीज हो जाती है। इसको हम इस पॉइंट से लिख सकते हैं। तो इसमें नेचुरली जो मॉर्फिन होता है लीवो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होता है, म्यू रिसेप्टर से बाइंड करता है और जो इसमें अगर हम डेक्स्ट्रो करते हैं तो इसका जो एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी, इसको हम लिख सकते हैं। तो एट द 3 एंड द 6 OH ग्रुप आर एसेंशियल फॉर द एक्टिविटी विच इन द हाइड्रोजन एक्टिविटी डिक्रीज। मतलब इसमें 3 ग्रुप पे और जो है यहाँ पे और OH 6 ग्रुप पे, यहाँ पे जो है एक्टिविटीज़ की इंक्रीज होती है। अगर इसको हम रिप्लेस करते हैं हाइड्रोजन से तो इसकी एक्टिविटी जो है डिक्रीज हो जाती है। इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। अगला पॉइंट इसमें लिख सकते हैं, इन द ईथर लिंकेज बिटवीन द 4 and 5 इफ वी रिप्लेस एटम विद द सल्फर नाइट्रोजन और मेथिन एक्टिविटी डिक्रीज। तो इसमें क्या है कि 4 और 5 के बीच में, कार्बन नंबर 4 और 5 के बीच में क्या पाया जाता है, ईथर ब्रिज पाया जाता है। इसको हम रिप्लेस करते हैं किसी भी ग्रुप के साथ तो इसकी एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। तो इसमें क्या है 3 डिग्री नाइट्रोजन इज एसेंशियल व्हेन चेंजेस एक्टिविटी डिक्रीजेस। मतलब इसमें 3 नंबर पे जो है नाइट्रोजन एसेंशियल है, अगर इसमें हम चेंजेस करते हैं तो उसकी एक्टिविटी जो डिक्रीज हो जाएगी। तो ये हमारा इसमें बेसिक पॉइंट से इसमें हमारा एक पेज यहाँ पे हो जाता है। अगला इसमें और भी हम देख सकते हैं। तो हमने इस पेज में फिर से स्ट्रक्चर बनाया क्योंकि इसे पेज पलटने बार बार देखने से हमें दिक्कत होती थी। तो इसमें जो सबसे पहले रिंग ए में हम क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं, जैसे इसेंशियल फॉर द अपॉइड एनालिसिस पोजीशन नंबर 3 OH एसेंशियल व्हेन बी रिप्लेस विद द हाइड्रोजन डिक्रीज विथ मेथॉक्सी इंक्रीज एक्टिविटी। मतलब इसमें क्या है कि 3 नंबर कार्बन पे जैसे OH ग्रुप है यहाँ पे, अगर हम इसको चेंज कर सकते हैं हाइड्रोजन के साथ तो इसकी एक्टिविटी डिक्रीज होती है और अगर इसको हम मेथॉक्सी ग्रुप के साथ चेंज करते हैं तो इसकी एक्टिविटी बढ़ जाती है। इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर नाइट्रोजन एटम पे आ जाते हैं हम। नाइट्रोजन यहाँ पे लगा है तो नाइट्रोजन में क्या है 3 डिग्री नाइट्रोजन इसेंशियल फॉर द एक्टिविटी ऑफ मॉर्फिन। 3 डिग्री इसेंशियल होता है। अगर इसको हम 3 डिग्री से हटाते हैं या घटाते बढ़ाते हैं तो इसमें एंटागोनिस्ट की तरह कार्य करता है। ये हमारा जो है ड्रग का एक्शन जो है डिक्रीज हो जाता है। जैसे व्हेन वी हैव इंक्रीज द चेन लेंथ और डबल बॉन्ड एंटागोनिस्ट एक्टिविटी
चेंज्ड। तो ये हो गया इफ बी एड फेनिल रिंग, अगर इसके हम नाइट्रोजन के साथ फेनिल रिंग ऐड कर देते हैं तो क्या होगा, इसकी एक्टिविटी 10 गुना बढ़ जाती है। अगर यहाँ से हटा के इसके फेनिल रिंग ऐड कर देंगे तो इसकी एक्टिविटी क्या होगी, 10 गुना बढ़ जाएगी। बिकॉज क्रॉड इसमें जो है लाइपोफिलिसिटी बढ़ जाएगी और जो है ब्लड ब्रेन बैरियर को आसानी से क्रॉस कर जाएंगे और इसमें CNS से बाइंड कर देंगे। तो यहाँ पे हम इसको नाइट्रोजन के ग्रुप में इसको लिख सकते हैं। अगला जो है फिनोलिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप, जो ये है फिनोलिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप, फिनोलिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप, इसके साथ हम क्या कर सकते हैं, एट पोजीशन 3 OH 3 10 टाइम, मतलब अगर इसमें पोजीशन 3 पे OH है इन द जो हाइड्रोजन से 10 गुना ज़्यादा इसमें इसका इफेक्ट एक्टिविटी शो करती है। अगर इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगाए तो ये 10 गुना मोर पोटेंट होगा इन द कंपेरिजन ऑफ हाइड्रोजन। एट द 3 and 6 आफ्टर सिसलाइजेशन OCH3 हेरोइन नार्कोटिक एक्शन, मतलब अगर हम 3 और 6 पोजीशन पे, जो हमारा 3 पोजीशन और 6 पोजीशन, इसका जो सिसलाइजेशन कराते हैं तो इसमें मॉर्फिन ड्रग जो हमारी सिसलाइजेशन कराएंगे तो यहाँ के क्या कौन सी ड्रग का फॉर्मेशन होगा, नार्कोटिक हेरोइन बन जाएगा। और इसका ये बैंड है हमारे यहाँ, तो इसको हम नहीं बना सकते हैं, तो हमारी एक्टिविटी जो है इन्हांस हो जाएगी। कार्बन रिंग में क्या होगा, अगर कार्बन 6 पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप इन द कंपेरिजन ऑफ ऑक्सीजन, अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है तो एक्टिविटीज की डिक्रीज हो जाएगी। फिर डी रिंग में क्या होगा, अनसेचुरेटेड सैचुरेटेड, अगर अनसेचुरेटेड है तो ज़्यादा एक्टिव होगा, सैचुरेटेड है कम एक्टिव होगा। और ई रिंग पे क्या होगा कि अगर हम रिप्लेस कर देंगे ऑक्सीजन तो एक्टिविटी जो है डिक्रीज हो जाएगी। तो हमारा सार ऑफ जो है मॉर्फिन बहुत बड़ा है, काफ़ी लंबा सार है इसका, बहुत ही पॉइंट इसमें लिख सकते हैं, 3-4 पेज आसानी से भर सकते हैं। अगर आप इसको एक बार ध्यान से पढ़ लेते हैं तो आपको याद हो जाएगा आसानी से। तो इसमें अगला क्वेश्चन इसी में और है, राइट द मैकेनिज्म एंड एक्शन ऑफ सिंथेसिस ऑफ द फेंटेनिल का हमें सिंथेसिस लिखना, उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले फेंटेनिल का सिंथेसिस देखते हैं। तो इसमें फेंटेनिल का जो है स्ट्रक्चर इस प्रकार से होता है, इसको हम स्ट्रक्चर जो पहले बना लेते हैं, CH3 CH2CO, नाइट्रोजन के साथ एक जो फेनिल ग्रुप लगा होता है, एक साइक्लोहेक्सेन ग्रुप लगा होता है, इसमें भी नाइट्रोजन लगा है, और एक नाइट्रोजन CH2 एथिलीन ग्रुप होता है। तो इसमें साइट्रेट हम बेसिकली अलग से लिख सकते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं कि प्रोपेनाइल क्लोराइड लेते हैं, प्रोपेनाइल यानी 3 कार्बन ऑक्सीजन और क्लोराइड लेते हैं, Cl लगा होता है इसमें, एंड पिपरीडीन एनिलीन लेते हैं, पिपरीडीन एनिलीन लेते हैं, उसका हम रिएक्शन करा देते हैं। तो क्या बन जाता है हमारा, ये जो रिएक्शन कराएंगे तो हमारा CH3 CH2 OCN ये ऐड हो जाएगा दोनों यहाँ पे, तो Cl यहाँ पे Cl निकल जाएगा यहाँ से और ये इस रिंग में ऐड हो जाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इसका फेनिल एथिल क्लोराइड से रिएक्शन करा देंगे तो हमारा ऐड होके क्या बन जाएगा, ये हमारा हो जाएगा फेंटेनिल बन जाएगा। तो इसका हम मोड ऑफ एक्शन देख लें, स्ट्रक्चर इस प्रकार से भी लिख सकते हैं इसका, इट इज़ वेरी पोटेंट सिंथेटिक ओपियोड एंड विच कैन बी यूज इन द एनाल्जेसिक के रूप में इसके यूज़ करते हैं। इट पोजेसेस एन इनहेरेंट रैपिड ऑनसेट एंड शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। यूजेस क्या है, फेनोटेनिल 80 टाइम मोर देन पोटेंट दैन मॉर्फिन इज एनाल्जेसिक, मतलब ये मॉर्फिन से जो है 80 गुना ज़्यादा इसका यूजफुल है इनहालेशन एनेस्थीसिया के रूप में एंड जनरल एनेस्थीसिया के रूप में इसका यूज़ कर सकते हैं। तो हमारा छठा क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त होता है सेक्शन सी का। अगला जो क्वेश्चन है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द डिसोसिएटिव एनेस्थेटिक्स। तो इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। 80 टाइम मोर देन पोटेंट दैन मॉर्फिन इज एनाल्जेसिक, मतलब ये मॉर्फिन से जो है 80 गुना ज़्यादा इसका यूजफुल है इनहालेशन एनेस्थीसिया के रूप में एंड जनरल एनेस्थीसिया के रूप में इसका यूज़ कर सकते हैं। तो हमारा छठा क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त होता है सेक्शन सी का। अगला जो क्वेश्चन है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द डिसोसिएटिव एनेस्थेटिक्स। तो इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। तो इसमें जो है राइट ए शॉर्ट नोट डिसोसिएटिव एनेस्थेटिक्स, इसके बारे में हमें लिखना है। तो इसका आंसर लिख सकते हैं, दीज आर द एजेंट्स दैट इंड्यूस ए स्टेट ऑफ अल्टर्ड CNS एक्टिविटी इन विच द अनेस्थेटाइज्ड पेशेंट फील्स टोटली डिसोसिएटेड फ्रॉम द सराउंडिंग ड्यूरिंग इंडक्शन। तो ये एक प्रकार का एजेंट होता है जिसको हम इंड्यूस कराते हैं। तो जो CNS एक्टिविटी होती है किसकी, जिस पर्सन को हम इंड्यूस कराते हैं वो टोटली डिसोसिएट हो जाता है हमारे सराउंडिंग सिस्टम से। दिस एजेंट प्रोड्यूस मार्क्स सेंसरी लॉस से कॉज करता है एमनेसिया, मतलब उसकी नींद की प्रॉब्लम भी, पैरालिसिस को भी ये कॉज कर सकता है विदाउट मतलब जो लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस है उसको छोड़ के पैरालिसिस में भी कॉज कर सकता है। द टर्म डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया डिराइव्ड प्राइमरीली यूज्ड फॉर द कीटामीन इन मैन एंड अपीयर टू हैव सम मीनिंग इन द एनिमल्स। डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया में कीटामीन हो गया, टोलिन हो गया, फेनिलिडीन हो गया। इट एक्ट एज ए एंटागोनिस्ट ऑफ एक्सेटरेटरी अमीनो एसिड ग्लूटामेट एंड इंफीरियर द न्यूरोनल ट्रांसपोर्ट ऑफ 5-HT डोपामिन एंड न्यूरोएड्रेनालिन इन CNS। एक्ट एज ए सेरेब्रल कॉर्टेक्स पे एक्ट करता है एंड
और क्या है इसमें, इंक्रीज इन बीपी एंड हार्ट रेट ड्यू टू द सिम्पैथेटिक रेजो स्टिमुलेशन, पैराथीलिया डायजापाम एक्साइलिन एडमिनिस्टर्ड इन नेसेसरी बिफोर द डिसोशिएटिव एनेस्थीसिया। तो हमारा जो है बेसिकली 19-20 का पेपर मेडिसिनल केमिस्ट्री फर्स्ट यहाँ पे समाप्त होता है। तो इसमें सार जो है बहुत ईजी लैंग्वेज में नोट्स में लिखा हुआ है, आपने वीडियो में देखा होगा, आसानी समझ के होंगे। और अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और हम मिलते हैं जल्दी ही दूसरे पेपर के सॉल्यूशन के साथ में। तो इसका नोट्स जो है आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी मिल जाएगा आपको, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और वीडियो को पूरा देखिए तभी आपको नोट समझ में आएगा, क्योंकि इसमें जो लैंग्वेज है उसको एक बार वीडियो देखने के बाद ही समझ में आएगा। तो बने रहिए हमारे साथ और जल्दी हम दूसरा जो है सॉल्यूशन लेके आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।